Good morning, students. Today we are going to learn activity sheet question number 3. हम लोग आज हमारी जो इंग्लिश की एक्टिविटी शीट है उसका तीसरा प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड है, जिसमें सेक्शन नंबर 3 है. मैं पहले पीपीटी शेयर करता हूँ और बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. So today, section number 3 we are going to learn. And what is section number 3? Section number 3 is related to poetry. हमारी जो पोएम्स है, वो पोएम से रिलेटेड प्रश्न सेक्शन नंबर 3 में आते हैं. एक्टिविटी शीट 80 मार्क्स की जो एक्टिविटी शीट होती है अपनी, उसमें ये 10 मार्क्स का सवाल इसमें आते हैं. देयर आर 10 मार्क्स ऑन पोएटिक डिवाइसेस. बट इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 पार्ट है. इसमें से पहला पार्ट खाली आज हम पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ने वाले हो. So what is question number 3A? That is a comprehension of poem. Comprehension of poem is what? Understanding. How we can understand the poem after reading the poem, after listening to the poem. What is the part of the poem we did understand? हमें कौन सा पार्ट उसका हम समझ पाए हैं या समझे हैं, उस पर आधारित ये प्रश्न होते हैं. और ये प्रश्न केवल 5 मार्क्स का आता है इसमें. और दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3B. और क्वेश्चन नंबर 3B जो होता है वो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम होता है, उसमें भी 5 मार्क्स होते हैं. तो सेक्शन नंबर 3 का जो पोएट्री है, इसमें जो 10 मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपका क्वेश्चन नंबर 3A के लिए होता है और 5 मार्क्स आपका क्वेश्चन नंबर 3B के लिए होता है. तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 3A इसके बारे में ही बताने वाला हूँ. तो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर आते हैं. ये जो 5 मार्क्स के जो प्रश्न आते हैं हमें, इसमें आप देखिए यहाँ पर A1, A2 और A3. ये देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी हैविंग 2 मार्क्स. फर्स्ट एक्टिविटी A1, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी. अब हर एक एक्टिविटी को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे. ये जो सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी जो होती है, इसमें क्या करना होता है? ये सिंपल मतलब कि एकदम सिंपल होती है, साधारण सी होती है, समझने में इजी टू अंडरस्टैंड कह सकते हैं हम उसको. सो A1 एक्टिविटी इज इजी टू अंडरस्टैंड. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल एक्टिविटी. बट इट इज अ डिपेंडिंग अपॉन फैक्चुअल एक्टिविटी, यानी कि फैक्ट होता है इसमें, सच्चाई होती है, जो तथ्य होते हैं, तथ्यों के आधार पर ये एक्टिविटी होती है, A1 एक्टिविटी. बराबर ना? तो इस एक्टिविटी के लिए भी हमें 2 मार्क्स मिलते हैं. फ्रॉम 5 मार्क्स वी गेट 2 मार्क्स टू द सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी. ये मार्क्स हमारे हर हाल में मिलने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आप लोग साधारण से, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं. और किस प्रकार के प्रश्न होते हैं मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. लेकिन पहले हम लोग इसका जो सोर्स है वो पहले हम लोग देख लेते हैं. उसमें से दूसरी एक्टिविटी A2 एक्टिविटी जो है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी. ये कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी है, इसको भी 2 मार्क्स होते हैं. सेकंड नंबर एक्टिविटी इज कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स माने कि कॉम्प्लिकेटेड. ये जो एक्टिविटी होती है थोड़ी जटिल होती है, थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है, या फिर हम कहेंगे उसको थोड़ा जटिल होती है, मिक्स्ड एक्टिविटीज में होती है. थोड़ा समझने में हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसी जो लेवल है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगी, थोड़ा सा कठिन रह सकती है. और इसीलिए इसमें मोस्टली एक ही प्रश्न पूछते हैं, लेकिन एक ही प्रश्न पर 2 मार्क्स हमें मिलते हैं. तीसरी जो एक्टिविटी है, थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी इज एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस. अब ये देखिए तीसरी, इसको 1 ही मार्क्स है. अब इस एक्टिविटी को आप समझिए, पोएटिक डिवाइस. पोएटिक डिवाइस मतलब क्या? पोएटिक डिवाइस यानी कि जो काव्यमय योजना है,
what is the planning of poet? We can understand by giving the answer of this activity. जब हम लोग ये समझेंगे कि कवि की योजना क्या है उसके प्रति, किस प्रकार की शब्द योजना उन्होंने वहां पर की है, what are the types of sentences are there, lines are there, rhyming scheme is there, तो ये सारे इस एक्टिविटी में आते हैं। इसमें हम लोग मोस्टली राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने पड़ते हैं या फिर फिगर ऑफ स्पीच हमें लिखने पड़ते हैं। तो ये छोटे-छोटे इसमें और आधे-आधे मार्क्स के लिए 2 प्रश्न आते हैं। तो ये आधे-आधे मार्क्स के 2 प्रश्न यानी कि हमें 1 मार्क्स देते हैं। इस प्रकार A1 में हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, A2 में 2 मार्क्स मिलेंगे और A3 में 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से अब इसमें से आप लोग समझिए कि सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी जो है, उसमें जो 2 मार्क्स है, वो उसमें 2 प्रश्न होते हैं। अब इसमें ये सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी में या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स आता है या तो मैच द फॉलोइंग आता है, मतलब आपको मैच करने का होता है, जोड़ने का होता है, लगाने का होता है, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है, हम लोग बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, वो वहां पर आता है। सिंपल फैक्ट मतलब वहां पर 2 प्रश्न होते हैं, वो भी 1-1 मार्क्स के लिए। A2 टाइप जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स टाइप होता है, उसमें 1 प्रश्न रहता है। तो कभी-कभी उसमें हमें एक मानचित्र टाइप दिया रहता है, वहां पर मैप टाइप दिया रहता है। और तीसरा जो है वो हमारा एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस। हम लोग अभी इसे एग्जांपल देने वाले हैं जिससे हमें समझ में आएगा। अब ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ से चालू हो जाता है। ये केवल आप लोगों को सेक्शन नंबर 3 पोएट्री का जो क्वेश्चन नंबर 3A है उसी के लिए मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3A, ये आप किस प्रकार का इसका स्वरूप होगा देखिए। प्रश्न इस तरीके से होगा, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा and do the activity. Means what we have to do, we have to read the stanza first. Means what are the stanzas are given in your activity sheet. जो stanza आपके activity sheet में दी गए हैं उसको हमें पहले पढ़ना है, उसको समझना है। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये इसका मेन मोटिव होता है, मतलब कि आपने उस पोयम को कितना समझा। जो पोयम आपको दी गई है एक्टिविटी शीट में, आपने उसको कितना अंडरस्टैंड किया। हाउ डिड यू अंडरस्टैंड द पोयम फर्स्ट, उसके बाद ही आप इसके आंसर दे सकते हो। इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, रीड आउट करना पड़ेगा। आप लोग क्या करिए कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3A पर जाते हो तो पहले पूरी पोयम पढ़ना है, मतलब कि जितना भी स्टांजा दिया रहता है, पूरी पोयम दी नहीं रहती है। मोस्टली 2 स्टांजा आर वन स्टांजा विल बी गिवन देयर। तो वो 1 स्टांजा या 2 स्टांजा दिए रहते हैं, उसको आपको पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है और उसके बाद में इस टाइप के प्रश्न होंगे उसमें से। देखिए उसमें से उदाहरण के तौर पर मैंने ये लिया है। पहले हम लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3A का A1 एक्टिविटी में 2 प्रश्न है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, पहला और दूसरा। लेकिन वो पोयम क्या है, A1 के बाद में पोयम दी रहे थे, ये वाली पोयम है उसकी। ये देखिए पहले हम लोग पोयम को देखते हैं, क्या दिया है पोयम में देखिए। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, each day brings new beginnings, decision I must make, I am the only one to choose the round that I will take, the road that I will take. Next stanza is, I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the dark road that leads to great distress. पहले हमने क्या क्या है, ये स्टांजा को पहले अंडरस्टैंड करना है, इसको समझ लेना है। ये सबसे पहले तो जैसे ही आप लोग इस स्टांजा को पढ़ते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो स्टांजा लिया गया है ये कौन से पोयम से आपके किताब से लिया गया है, क्योंकि ये सीन पोयम है। ये सीन पोयम लिया जाता है जो आपके टेक्स्ट बुक से ली जाती है, और वो है आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पर दिया गया है 1.1 अ टीनेजर प्रेयर। टीनेजर प्रेयर जो पोयम है वहां से लिया गया है। तो इसमें देखिए, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजन आई मस्ट मिक्स। इसमें क्या है कि हर दिन हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं और डिसीजन आई मस्ट मेक, और क्योंकि हम क्या करने का होता है, हमारा खुद का डिसीजन खुद को लेने का होता है। मैं उसको पूरी तरह से ये नहीं करते होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड क्या कर पाए वो समझने के लिए हमें इसका अर्थ भी जानना जरूरी है। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। मैं वही हूँ कि आई एम द ओनली वन मीन्स आई एम द ओनली वन पर्सन वेयर फ्रॉम आई एम गोइंग आई हैव टू चूज द रोड। जहां से मुझे जाना है ना, उस रास्ते को मुझे खुद को चुना है, तो डिसीजन भी मुझे खुद को लेना पड़ेगा। बराबर। दूसरे स्टैंजा में वो पोएट क्या बोलते हैं, जे मॉर्स,
आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। मुझे उस रास्ते को चुनना है जो ग्रेट सक्सेस की ओर जाता है, या तो ये हो सकता है आर ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड, उस अंधेरे से या उस खराब रास्ते से मुझे जाना पड़ सकता है। अगर मैं वहां से जाऊंगा या फिर मैं वहां से जाना तय करूंगा, तो दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। मतलब क्या है, जो रास्ता अच्छा नहीं है उस रास्ते से, बुरे रास्ते से, मीन्स इफ वी आर गोइंग थ्रू द बैड वे, बैड रोड, व्हाट विल हैपन, वी विल लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब क्या है कि हमें भारी दुख का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ग्रेट सक्सेस और ग्रेट डिस्ट्रेस, ये दो बातें यहाँ पर बताई है दूसरे स्टांजा में। अभी हम लोग फिर से रिटर्न में जाते हैं। क्या प्रश्न दिया है पहला, अभी हमें पोएम समझ ले, इसके बाद में देखिए। अब मैं एक बात पहले बता देना चाहता हूँ आपको कि इस पोएम को, क्वेश्चन नंबर 3A को, अगर आप लोग टाइम वाइज जाते हो, 180 मिनट आपके हाथ में होते हैं। यू हैव 180 मिनट टू सॉल्व द 80 मार्क्स इंग्लिश एक्टिविटी शीट, बराबर। तो उसमें से आप लोग 10 मार्क्स ज्यादा, सॉरी 10 मिनट आपको ज्यादा से ज्यादा इस पोएम के लिए देना है। 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा ये पोएम कंप्लीट करना ही है। इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। देखिए अभी पहला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पोएट। बैंक है आर ब्रॉड बाय ईच न्यू डे। अभी हमने पोएम पढ़ी है कि वहां पर लिखा है कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग। तो नीचे में दो ऑप्शन भी दिए हैं, पहला दिया है कि न्यू बिगिनिंग और फिर दूसरा दिया है न्यू एंडिंग। तो हर दिन हम लोग जब जैसे ही रास्ता तय करते हैं, शुरुआत करते हैं जीवन की, तो हमारी नई शुरुआत होती है, एंडिंग नहीं होती है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आपके सीधा सीधा फर्स्ट लाइन में दिया ही है कि फर्स्ट लाइन में देखिए उसका आंसर न्यू बिगिनिंग, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, मीन्स व्हाट, यहाँ पर आंसर नंबर आएगा आपका न्यू बिगिनिंग। पहला जो दिया गया है आपके ब्रैकेट में, वो उसका आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा भी दिया है, देखिए वी मस्ट डिसाइडेड टू टेक द रोड विच लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस और ग्रेट सक्सेस। अब हमें कौन से रास्ते को तय करना है, कौन से रास्ते को तय करना है, मैं इसके आंसर बाद में समझाऊंगा। ये वाला देखो, कॉम्प्लिकेट द फॉलोइंग विथ, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए आंसर में देखिए कि अकॉर्डिंग टू द पोएट न्यू बिगिनिंग्स आर ब्रॉड बाय ईच न्यू डे। इसको आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, पहला वाला अगर हम सॉल्व करते हैं तो। ये तो हमारे फर्स्ट लाइन में दिया ही है। दूसरा, वी मस्ट डिसाइडेड टू टेक द रोड विच लीड्स टू, अब हमें उस रास्ते को चुनना है जो रास्ता ग्रेट सक्सेस की ओर जाएगा, बराबर ना। तो यहाँ पर ग्रेट सक्सेस उसका आंसर आएगा। हम लोग ये ग्रेट सक्सेस आप लोग देख रहे हो कि आपके इस पोएम में से, इस पोएम में से लाइन नंबर मेरे ख्याल से 4, 5, 6, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6 में उसका आंसर देखिए ग्रेट सक्सेस। ग्रेट सक्सेस मतलब दूसरे स्टांजा की सेकंड स्टांजा की सेकंड लाइन, इसमें ग्रेट सक्सेस, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। मतलब आंसर आपका बिल्कुल इजीली वहां पर पोएम में मिल जाएगा। A1 एक्टिविटी में, A1 एक्टिविटी क्योंकि ये आपकी सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी है, इसमें फैक्ट दिया होता है, जो सच्चाई उस कविता में दी है उस पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। और ये दूसरा जो प्रश्न है देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, ये मैंने कहा आपको ये कौन सी एक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी जटिल होती है, लेकिन इतनी भी जटिल नहीं कि हम उसको कर नहीं पाएंगे। बहुत, ये देखो ये क्या दिया है आपको, वेब टाइप का दिया गया है, द रोड ऑफ लाइफ लीड्स टू। कितना सिंपल है कि आपको आपका जो जीवन का मार्ग है दो तरफ लेकर जाता है, वो यहाँ पर दिया ही है। आप लोग उसमें देखिए पोयम में, इस पोयम में देखिए सेकंड स्टांजा में पहला जो सेकंड लाइन है उसमें दिया है कि हमारा जो रोड है कहां पर लेकर जाता है, ग्रेट सक्सेस की ओर लेकर जाता है अगर आप लोग सच्चाई के रास्ते पर जाओ तो। और दूसरा जो बताया गया है सेकंड में कि डार्कन रोड से आप चलते हैं, मतलब कि बुरे रास्ते से आप चलते हैं, बुरे रास्ते की तरफ जाते हैं, बुरे लोगों के साथ जाते हैं, तो दैट विल लीड्स टू द ग्रेट डिस्ट्रेस, जहां पर हमें दुख का सामना, पेन का सामना करना पड़ सकता है। सारोफुल लाइफ वी हैव टू सर्वाइव। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा फिर, उसका आंसर मैं यहाँ पर बताया हूँ, देखिए दूसरा, ये देखिए, हाँ ये दूसरे का आंसर है, ये हमें 2 मार्क्स देगा। देखिए द रोड ऑफ लाइफ लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ग्रेट डिस्ट्रेस, खाली हमने दो दो वर्ड्स लिखे हैं एक इसमें, तो 2 बक्से में हमने खाली दो दो वर्ड लिखने से ही हमें 2 मार्क्स मिल रहे हैं। देखिए ग्रेट सक्सेस और ग्रेट डिस्ट्रेस, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है,
पर ये आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि ये भी समझने में वो ये उसी पर आधारित होता है, उस पोएम पर ही, फैक्ट पर ही आधारित होता है, उसी में दिया रहता है इसका भी आंसर। अपने मन से कुछ नहीं करने का होता है। परंतु जैसा कि हमारा जो टॉपिक है कि कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स व्हाट? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द पोएम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उसको समझना ही है। अगर पोएम समझ में नहीं आएगी या कोई लाइन्स आपको समझ में नहीं आ रहे, उसके वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम लोग ये कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें हर एक पोएम को, 8 पोएम है हमारे, 8 में से मेरे ख्याल से 1-2 पोएम अभी हटा दिए हैं, कोर्स कम कर दिया है, तो बाकी सभी पोएम्स को आप अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिए, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, हर एक लाइन्स को, हर एक वर्ड्स को आप अच्छे से अपने दिमाग में उतार लीजिए। उसके बाद में आपको समय नहीं लगेगा, जैसे आपके हाथ में एक्टिविटी शीट मिलती है तो तुरंत आप ये लिखना शुरू कर दोगे। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये पोएम कौन से है, व्हाट इज द पोएम एंड व्हाट इज द राइटर ऑफ दैट पोएम। ओके, हम लोग आगे चलते हैं तीसरे एक्टिविटी को। तीसरे एक्टिविटी में जो हम लोग, तीसरा जो प्रश्न था हमारा वो ये था, पहले प्रश्न देखे है। हाँ, ये देखिए, नेम द फिगर्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच मतलब क्या है कि किस प्रकार का आभूषण, किस प्रकार का अलंकार इस पोएम में यूज किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये फिगर ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए, बराबर ना? अब कुछ फिगर ऑफ स्पीच नाम मैं आपको बता देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा। अब ये फिगर ऑफ स्पीच, सबसे पहली बात, ये आपको एक ही मार्क्स देने वाले हैं, लेकिन ये पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड है। पोएटिक डिवाइसेस मैं आपको जैसा कि शुरू में बताया, काव्यमय योजना, कवि की काव्यमय योजना किस प्रकार उन्होंने वहां पर पोयम बनाते वक्त उसके स्ट्रक्चर में उन्होंने यूज किया है, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न होते हैं। केवल आधा आधा मार्क्स होता है दोनों पर, और हमें 1 मार्क्स दे के जाता है, लेकिन ये भी मार्क्स हमें बिल्कुल मिलने वाला मार्क्स है। तो फिगर ऑफ स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पोएट्री। दे एक्सप्रेस डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनरी मीनिंग। जो साधारण से अर्थ होते हैं उसके विभिन्न स्वरूप जो है, विभिन्न रूप है, डिफरेंट फॉर्म्स हमें हमारे सामने उजागर करते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच। तो ऐसे ही 2 फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर दिए गए हैं। पहले तो मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा आपको कुछ याद आने के लिए, जैसे कि सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एंटीथेसिस है, रिपीटेशन है, अलिटेशन है, इन्वर्शन है, ट्यूटोलॉजी है, हाइपरबोली है, इंटोगेशन है, ऐसे कई सारे हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो है, जो हमेशा रिपीट होते हैं परीक्षा में, वो मैंने आपके सामने कहा है। तो जो 10 मैंने आपको अभी बताया है, वो आप अच्छे से रीड करके रखिए। इसी में से सबसे ज्यादा सिमिली आता है, मेटाफर आता है, अलिट्रेशन आता है, इन्वर्शन आता है, हाइपरबोली आता है, और पर्सोनिफिकेशन, बराबर। ये कुछ कॉमन आने वाले हैं, हमेशा आते हैं। इसमें से अलिट्रेशन को तो बहुत सिंपल है, अलिट्रेशन, अलिट्रेशन को तो आप पक्का करके रखिए। और वो क्या होता है, इसमें से 2 को मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, तो इसके उत्तर हम देखेंगे। पहला जो दिया है कि डिसीजन आई मस्ट मेक, और दूसरा दिया है यहाँ पर ट्रैवल डाउन द डार्क रोड। ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब दूसरी बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच दिया है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन इसकी जगह आपको हो सकता है कि आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए बोले, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टांजा, गिवन स्टांजा, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो राइमिंग वर्ड्स लिखना भी बहुत सिंपल है। क्या यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स दिए हैं? जैसे कि पहले लाइन में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पोयम में आप लोग देखिए कि सेकेंड लाइन, इसका जो राइमिंग स्कीम है, इसको भी हमें पहचानना आना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी राइमिंग स्कीम भी पूछता है। क्या स्कीम यहाँ पर यूज की है, क्योंकि वो भी पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड प्रश्न है। राइमिंग स्कीम में यहाँ पर देखिए आप लोग, इसका जो राइमिंग स्कीम है ये पोएम का, आप लोग देखोगे तो पता चलेगा कि ये ABCB है, ABCB। तो राइमिंग स्कीम आपने सीखा होगा। इसमें देखिए, आप पहले लाइन को अगर आप ए देते हो, बिगिनिंग, तो उसका जो साउंड है वो दूसरे सेंटेंस के लास्ट वर्ड से मैच होना चाहिए। पर मैच होता है क्या? बिगिनिंग्स वहां पर दिया है लास्ट वाला, दूसरे में दिया है मेक दिया है, तो वो मैच नहीं होता है। इसका मतलब उसको हम लोग बी दे देंगे। पहले को ए दिया है, दूसरे को बी देंगे। फिर तीसरा चूज, ये भी उससे भी इसका जो साउंड है वो मैच नहीं होता है, राइम इसका जुड़ता नहीं है, इसलिए इसको हम सी दे देंगे। तो पहले सेंटेंस को हमने, सॉरी, पहले लाइन को हमने ए दिया, दूसरे लाइन को हमने बी दिया, तीसरे लाइन को हमने सी दिया। अब चौथे लाइन की ओर जाते हैं। चौथे लाइन का अंतिम शब्द है टेक। चौथे लाइन का अंतिम शब्द है टेक। ये टेक जो है ये मेक से जुड़ता है, मींस फोर्थ लाइन इज राइमिंग विद द सेकंड लाइन, या कह सकते हैं कि सेकंड लाइन इज राइम विद द फोर्थ लाइन। इसीलिए हमने सेकंड लाइन को क्या दिया था? बी। तो हम लोग फोर्थ लाइन को भी देंगे बी। इस तरीके से अगर हम
इसमें हम कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये वाला, इसको ए दिया था, इसको हमने बी दिया था, इसको हमने सी दिया था, लेकिन ये जो टेक है ये मेक से जुड़ता है, मतलब मेक और टेक ये राइम की जोड़ी है यहाँ पर, ये राइमिंग पेयर है यहाँ पर, मेक और टेक। इसलिए इसको हमने अगर बी दिया है तो हम फोर्थ लाइन को भी हम लोग बी देंगे, तो उस हिसाब से ये ए, ये बी, ये सी और ये आपका हो गया फिर से बी, क्योंकि ये राइमिंग विद द राइमिंग पेयर ऑफ मेक, मेक टेक, मेक टेक, ठीक है। इस तरीके से ये जोड़ी बन गई। अगर राइमिंग वर्ड आपको पूछता है तो मेक टेक लिखना पड़ेगा, और राइमिंग स्कीम अगर आपको इस पोएम पर पूछते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ए बी सी डी, ए बी सी बी, ठीक है। अब हम नीचे में देखते हैं तो यहाँ पर भी वैसा ही लाइफ, ये जो सेकंड स्टैंजा है, I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress। अब यहाँ पर आप देखिए पहले लाइन को आप ए दीजिए, दूसरे लाइन को बी देंगे, क्योंकि लाइफ और सक्सेस ये साउंड मैच नहीं होता है, बराबर ना। ध्वनि, लाइन के अंतिम शब्द की ध्वनि दूसरे लाइन के या तीसरे लाइन के या चौथे लाइन की, जो भी लाइन से आगे वाली आने वाली लाइन के अंतिम शब्द से अगर मैच खाती है, ध्वनि जो है जुड़ती है, तो हम उसको राइमिंग वर्ड कहते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पर लाइफ और सक्सेस नहीं मैच खाते हैं, सक्सेस और रोड भी मैच नहीं खाता, इसलिए हमने इसको ए, पहले लाइफ को ए, सक्सेस को बी और रोड को सी दे दिया। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रेस, सक्सेस और डिस्ट्रेस ये साउंड मैच खाता है, मतलब कि सक्सेस ये डिस्ट्रेस के साथ राइम जुड़ता है, इसलिए ये राइमिंग पेयर है। तो राइमिंग वर्ड बन गया सेकंड, इसमें सक्सेस और डिस्ट्रेस, और इसका भी राइमिंग स्कीम है, वो स्कीम कौन सा है, ए बी सी बी, बराबर। तो मैंने ये आपको इसलिए बताया कि जो मैं अभी प्रश्न यहाँ पर लिखा हूं, ये वाला प्रश्न देखिए आप आगे में, ये वाला प्रश्न, ये तो फिगर स्पीच पूछा है, तो यही आएगा ऐसा मैं नहीं बता सकता। हो सकता है राइमिंग वर्ड आपको पूछेगा, राइमिंग स्कीम आपको पूछेगा, बराबर ना। तो कोई भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको ये तीनों प्रकार जो है, फिगर ऑफ स्पीच आप अच्छे से करके रखिए, राइमिंग वर्ड आप अच्छे से करके रखिए, एंड आल्सो यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ पर्टिकुलर स्टांजा। उस स्टांजा की जो दिए है आपके एक्टिविटी शीट में, उसकी राइमिंग स्कीम भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने जो पोएम अभी पढ़े है उसमें एबीसीबी राइमिंग स्कीम थी, और उसमें से जो दो राइमिंग पेयर थे वो थे मेक टेक पहला था, और दूसरा सक्सेस और डिस्ट्रेस दूसरा था। अभी हम लोग चलते हैं कि ये दोनों कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए पहला वाला जो है, डिसीजन आई मस्ट मेक, पहला जो आपको प्रश्न पूछा गया था, डिसीजन आई मस्ट मेक, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम है इन्वर्शन। अब आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि इन्वर्शन, इन्वर्शन ये जो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, मैं ये आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अब यहाँ पर दीजिए एक्सप्लेनेशन उसका दिया गया है, नीचे दिया गया है, आप थोड़ा सा क्रम में, क्योंकि ऊपर में इन्वर्शन दिया है, उसका जो यहाँ पर नीचे में दिया गया है, क्या दिया है देखिए, येलो कलर में देखिए, ये यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स आर नॉट इन द करेक्ट प्रोज ऑर्डर, वी हैव टू अरेंज देम। प्रोज का जो ऑर्डर होता है उस प्रकार सीधे सीधे नहीं होते हैं। यहाँ पर ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्शन, इसमें जो लाइन दी रहती है उसका वर्ड ऑर्डर जो होता है वो उल्टा उल्टा होता है। यहाँ पर आप देखिए, डिसीजन आई मस्ट मेक, आप सीधे तरीके से ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि आई मस्ट मेक माई डिसीजन, या फिर आई मस्ट मेक डिसीजन, मुझे मेरा जो डिसीजन है वो खुद बनाना है, लेना है, बराबर ना। तो आई मस्ट मेक माई डिसीजन ऐसा दिया नहीं, उसने उल्टा करके दिया, डिसीजन आई मस्ट मेक। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्शन। इसी को हिंदी भाषा में व्युत्क्रम कहा जाता है, हिंदी भाषा में इसको व्युत्क्रम कहा जाता है। आपने हिंदी के व्याकरण में आप पढ़ा होगा ये शब्द व्युत्क्रम, लेकिन इसको इंग्लिश में इन्वर्शन कहा जाता है। तो ये आपके उदाहरण के लिए और कुछ यहाँ पर मैं नीचे दिया हूं, देखिए आप लोग, पहला वाला एग्जाम्पल फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पर, ओवर द ब्राउन फील्ड्स दे डांस एंड फ्लू, यहाँ पर देखिए, ओवर द ब्राउन फील्ड्स दे डांस एंड फ्लू, इट शुड बी दे डांस एंड फ्लू ओवर द ब्राउन फील्ड्स, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, सीधा सीधा होना चाहिए, दे डांस
एंड फ्लू ओवर द ब्राउन फील्ड्स, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने कैसे किया है, यहाँ पर उल्टा करके दिया है कि ओवर द ब्राउन फील्ड्स दे डांस इन फ्लू, तो इसको हम लोग इन्वर्शन कहेंगे। दूसरा एक उदाहरण यहाँ पर दिया है कि ब्लेस्ड एम आई दैट आई एम बॉर्न टू दिस लैंड, ब्लेस्ड, अब आई एम बॉर्न टू दिस लैंड दैट इज वाई आई एम ब्लेस्ड, मेरा जन्म इस भूमि में हुआ है इसलिए मैं खुद को आशीर्वादित समझता हूँ या मैं ब्लेस्ड समझता हूँ, ऐसा आना चाहिए। तो उसने पहले ब्लेस्ड दिया गया है कि आशीर्वादित मैं हूँ, बराबर ना। तो ये उल्टा करके जब देता है तो इसको हम लोग इन्वर्शन कह सकते हैं, व्युत्क्रम इसको कहा जाता है। दूसरा भी यहाँ पर दिया गया है, ये तो हमेशा रेगुलर आता ही है, अलिट्रेशन है ये। देखिए, ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड, ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड, ये अलिट्रेशन। अलिट्रेशन यहाँ पर क्या होता है अलिट्रेशन में, देखिए कि इसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कह रहे हैं, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ पर इसकी भी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई, क्या दिया है, व्हेन वन आर मोर सिमिलर लेटर्स आर रिपीटेड इन सक्सेसिव वर्ड्स, सक्सेसिव मतलब कि आने वाले वर्ड्स में, आने वाले वर्ड्स में क्या होता है कि एक या एक से अधिक जो लेटर होता है, लेटर एबीसीडी जो भी है जेड से दिया है, यहाँ पर दिया रहता है आपके लाइन में, वो रिपीट होता है। रिपीट हुआ है क्या, यहाँ पर देखिए, ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड, यहाँ पर क्या रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ पर ट्रैवल डाउन, डाउन डी, डी पर डाउन, यहाँ पर देखिए डार्कन, फिर से डी आया है, ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, यहाँ पर डी डी, ये रिपीट हुआ है, रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर, जो लेटर है वो फिर से रिपीट हुआ है सक्सेसिव वर्ड्स में। सक्सेसिव मतलब उसके बाद में आने वाले, ये डाउन के बाद में आने वाला ये डार्कन शब्द, उसमें भी ये डी शब्द ये हुआ है, रिपीट हुआ है, बराबर ना। तो इसीलिए ये अलिट्रेशन है। इसको अब ये इसको मार्क्स कितना है, देखिए हाफ, और इसको भी हाफ मार्क्स है, इसको आधा मार्क्स है, इसको आधा मार्क्स है, बराबर। मतलब पोएटिक डिवाइस ये है, और इस पर आपको आधा आधा मार्क्स होता है, इसको आप पर आधा आधा मार्क्स मिलता है। मैंने तो इसका एक्सप्लेनेशन बताया, मैं फिर से रिटर्न जाऊंगा यहाँ पर जहां पर मैंने आपको पूछा था, ये वाला, ये देखिए यहाँ पर डिसीजन आई मस्ट मेक, ये इन्वर्शन है, और ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड ये आपका अलिटेशन है, दोनों पर आधा आधा मार्क्स होगा। यहाँ पर ये आपको अगर फिगर ऑफ स्पीच आता है तो इस तरीके के दो एग्जाम्पल आएंगे और आपको आधा आधा मार्क्स वहां पर मिलेगा। यू कैन गेट हाफ मार्क्स ऑन ईच फिगर ऑफ स्पीच, हर एक फिगर ऑफ स्पीच को आपको सही तरीके से बताने पर। यहाँ पर आपका स्पेलिंग भी सही होना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच का जो स्पेलिंग लिखे हो, जैसे इन्वर्शन आपने लिखा है तो इन्वर्शन का जो स्पेलिंग है INVERSION, बहुत से बच्चे क्या करते हैं स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का अगर स्पेलिंग गलत हो गया तो आपको वो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि खाली आप फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिख के रख रहे हो, कोई उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो वहां पर, बराबर ना। तो वो भी ठीक से लिखना चाहिए। तो आप जैसे कि हर एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें से जो मैं मेन अभी 10 बताया, जैसे कि सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, रिपीटेशन है, अलिटरेशन है, और यहाँ अभी हमने पढ़ा है इन्वर्शन। तो इन कुछ महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच के स्पेलिंग आप अच्छे से, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको समझना है, उसके उदाहरण भी आपको घर में अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो आधा आधा मार्क्स मिला करके आपको 1 मार्क्स इसमें मिलेगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये तो इस तरीके से आपको अब समझ में आया है कि किस तरीके से हमारी ये जो एक्टिविटी है, इसमें हमें, ये मैं पहले बताया था आपको शुरू में, हाँ ये देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया, इसमें से सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी जो शुरू में हमने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े थे वहां पर, या फिर जोड़े लगाओ भी इसमें आ सकता है, मैच द फॉलोइंग भी इसमें आ सकता है। और ये फैक्चुअल होती है, तथ्यों पर आधारित होती है, फैक्ट के आधार पर होती है। इसमें 2 दिए रहते हैं, एक को 1 मार्क्स, दूसरे को दूसरा और 1 मार्क्स। इस तरीके से यू कैन गेट फॉर बोथ 2 मार्क्स, एंड यू कैन आल्सो गेट for the complex factual activity 2 marks, 2 to 4 marks. An activity based on poetic device you can get 1 mark. This way you can get 5 marks from the comprehension of poem, section number 3 poetry का ये A। तो ये आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अभी मैं उसका और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग। ये दूसरा उदाहरण मैं लिया हूँ, आपके ही एक्टिविटी शीट से लिया हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग सांजा एंड डू द एक्टिविटीज। ये भी यहाँ पर दिया है, देखिए 5 मार्क्स के लिए है, और पहली एक्टिविटी यहाँ पर भी वही दिए, लेकिन मैंने कहा था कि 2 ही दिए थे, यहाँ पर देखो 4 दिए हैं। अब 4 दिए हैं
और 2 मार्क्स आप राइट साइड में लिखे हैं, इसका मतलब हर एक को आधा आधा मार्क्स है। तो ये भी बहुत सिंपल है, हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखिए आप लोग, ये दिया है पोयम, पोयम इसके आगे पहला प्रश्न है, A1 एक्टिविटी के बाद में पोयम दी रही है। तो ये पोयम यहाँ पर क्या दी है, पोयम को आपको रीड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इफ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ यू डू नॉट रीड, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, इफ यू डू नॉट appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. तो आपको इस पोयम के बारे में कुछ याद आ रहा है? ये पोयम है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52 पर दी गई है और इसको पैब्लो नेरुदा ने लिखा है। अब एप्रिसिएशन ये है नहीं, ये तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ प्रश्न है, तो इसलिए आपको कवि का नाम यहाँ पर बताना तो नहीं पड़ेगा। एप्रिसिएशन टाइप में वो आता है, लेकिन आपको पोयम को समझना है। जैसे मैंने अभी इसको पढ़ा है, पढ़ने के बाद में मुझे वो समझ में आई है कि इसमें क्या दिया है। तो इस तरीके से हम लोग अभी चलते हैं कि इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। A1 टाइप ऑफ एक्टिविटी में देखो, ये 4 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। वी शुड नॉट किल अवर, हमें किसको मारना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट किल। अब पोयम में देखिए क्या दिया गया है, इफ यू डू नॉट ट्रैवल, हाँ सीधा सीधा सेकंड स्टैंजा पर हम लोग चलते हैं। क्या दिया है, व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, आप जब अपने जीवन में दूसरे को मदद करने नहीं देते हो, या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ही, सेल्फ स्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को ही आप क्या करते हो, मार देते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मीन्स व्हाट, वी शुडंट किल आवर सेल्फ स्टीम, आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, तो पहले का आंसर यहां पर मैं सीधा सीधा लिख लिया हूं, यहां पर यू कैन सी हियर, आंसर इज सेल्फ स्टीम। वी शुड नॉट किल आवर सेल्फ स्टीम। ओके, सेकंड में दिया है वी शुड नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ, हमें गुलाम नहीं बनना चाहिए। किस चीज का, आगे में दिया है उसका, देखिए इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, हैबिट्स का, हमारी जो बुरी आदतें हैं। तो दूसरा क्या दिया है, आवर हैबिट्स, हमारी आदतों का हमें गुलाम नहीं बनना चाहिए। कोई भी जो आदत हो हम लोग उसका गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए खतरा हो सकते है, ऐसा पेब्लो नेरुदा ने इस पोयम में यू स्टार्ट डाइंग स्लोली में कहा है। दूसरे का आंसर है आवर हैबिट्स। तीसरा है वन शुड वियर डिफरेंट, ये भी, इसका भी आंसर यही दिया है, इसलिए फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टाइप प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, यहाँ इसमें दिया है कि वन शुड वियर डिफरेंट व्हाट, यहाँ पर देखिए सेकंड लास्ट लाइन देखिए, इफ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, तो यहाँ पर आंसर आएगा डिफरेंट कलर। कलर एस लगाना, इसको कलर्स दिए है, यहाँ पर थोड़ा सा लेटर छूट गया है एस, तो कलर आएगा इसमें, वन शुड वियर डिफरेंट कलर्स। और चौथे का आंसर भी यहाँ पर दिया गया, देखिए वी शुड टॉक टू पीपल, वी, हमें उनसे भी बात करना है, इसका भी आंसर दिया गया है लास्ट सांझा का लास्ट लाइन देखिए, आर यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, आप जिसके साथ, जिसको जानते नहीं हो, मीन्स यू डोंट नो टू द पर्सन इवन दो यू हैव टू स्पीक देम, हमें क्या करना है कि उनके साथ बात करना है। तो यहाँ पर आंसर आएगा डोंट नो, वी शुड टॉक टू पीपल वी डोंट नो, जिन्हें, जिसे हम लोग जानते नहीं है, मीन द पर्सन विच आर अननोन टू अस, वी आल्सो टॉक टू देम, हमें उनके साथ बात करनी है। ये हुआ A1 एक्टिविटी। इसको आप देखिए, इसको आधा 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 करके 4, इसमें आपको आधा मार्क्स, यानी कि यू कैन गेट 2 मार्क्स इन द एक्टिविटी नंबर 1, यानी कि A1। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं। दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर दी है आपके लिए, ये कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, ये वेब आपको कंप्लीट करना है। पोयम अभी हमने पढ़ा है, उसका आंसर मैं सीधा सीधा दिया हूं, देखिए आंसर नंबर 2 क्या दिया है कि एनी 4 पॉइंट्स मेकिंग लाइफ वर्थ लिविंग, हमारा जीवन में कुछ हमारा जीवन को कुछ मूल्य प्रस्तापित हो जाए या कुछ वैल्यूएबल हो जाए, ऐसे कुछ 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो हमें लिखना है। तो पहला दिया है कि वी शुड बी पैशनेट, टू बी पैशनेट। सेकंड वन इज इफ वी आर, यहाँ पर है वो पॉइंट, पहला है टू बी पैशनेट, दूसरा है इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ, ये उसका आंसर है। तीसरा है सॉरी, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ आवर जॉब,
चेंज अवर वेज ऑफ लाइफ। अगर हम लोग अपनी काम से अगर हम लोग संतुष्ट नहीं है तो हमें हमारा जीवन जीने का जो तरीका है उसको बदल देना चाहिए। ये भी एक फैक्ट इसमें से मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें कि गो आफ्टर विद आवर ड्रीम। हमें सपना केवल देखना नहीं है, लेकिन सपने का पीछा करना है, उसकी ओर जाना है, उसको हकीकत में लाने के लिए प्रयास करना है। ओके। और नंबर 4, एप्रिसिएट आवर ओन गुड क्वालिटीज। जो भी हमारी गुड क्वालिटीज है उसका जरा सम्मान रखना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए, बराबर ना। हमें वी शुड नॉट बी डीमोरलाइज आवरसेल्व्स। अपने आप को हमें डीमोरलाइज नहीं करना है, बराबर। और फिर लास्ट में ये प्रश्न आया है जो कि मैंने पहले इसमें आपको बताया था कि ये भी प्रश्न आ सकता है, गिव योर ओन राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। ओन राइमिंग वर्ड्स कहा है यहाँ पर, यह सबसे महत्वपूर्ण है। ओन राइमिंग वर्ड्स मतलब इसका राइमिंग वर्ड्स आपको इस पोयम में नहीं दिया है, आपको अपने खुद के राइमिंग वर्ड्स बनाना है। लाइफ, लाइफ के लिए मैंने तो यहाँ पर बनाया है दोनों के लिए, लेकिन आप कोई भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। लाइफ का नाइफ भी होता है, नाइफ KNIFE, जो कि चाकू जिसको हम लोग कहते हैं, चाकू, छुरी, जो भी है। लाइफ मैंने यहाँ पर बनाया है वाइफ, और यहाँ पर हैबिट्स दिया गया है जिसको रैबिट्स, लाइफ, वाइफ, हैबिट्स, रैबिट्स। इस तरीके से इसके क्या बने हैं राइमिंग वर्ड्स। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। ये और एक एक्टिविटी है इसी प्रकार की है, इसी प्रकार से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। और इस तरीके से हमें जो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पोएम है, ये सेक्शन नंबर 3 पोएट्री सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 3A, इसमें हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप all of you must understand the part of poetry section, question number 3A, comprehension of poem. If you having any problem or any difficulty, you can ask me, or any doubts or any questions, you can ask now. आपको अगर इसमें से कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। जो भी हमने एक्टिविटी शीट ये है क्वेश्चन नंबर 3A, इसमें अगर कोई आपको डाउट्स है, हेलो, बच्चों। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर वो जो आपने दूसरे नंबर का क्वेश्चन बताए थे एग्जाम्पल वाला, वो समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल वाला समझ में नहीं आया, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी ना। ओके, अरे इनवर्सन का लिखना था ना। दूसरे में एक मिनट, मैं उसको लेकर जा रहा हूँ। ये वाला पूछ रहे हैं आप लोग शायद, ये इसका ना, ये वाला डिसीजन वाला। नो आगे वाला, और आगे वाला इन्वर्सन वाला एग्जाम्पल आप बताए ना सर। अट्रैक्शन और इन्वर्शन। हाँ। अच्छा, इन्वर्शन वाला जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये वाला। यस सर। ये इन्वर्शन, ये फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार, भाषा को सजाने के लिए ये पोएट पोएम में यूज करता है इन्वर्शन के लिए मैंने कहा कि देखिए, डिसीजन आई मस्ट, ये अगर सीधा सीधा कैसे होता है, आई मस्ट मेक डिसीजन, इस तरीके से आना चाहिए, लेकिन इसको उल्टा लिखा है ना, तो उसको हम लोग इन्वर्शन बोलते हैं, यानी कि व्युत्क्रम। उसको हिंदी भाषा में व्युत्क्रम कहा जाता है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। आपको फिगर ऑफ स्पीच, सारे फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से लिख लेना है, उसको पढ़ना है, समझना है। देखिए कैसे दिया है, डिसीजन आई मस्ट मेक, यानी कि कैसे दिया है, उल्टा दिया है। इसको सीधे तरीके से हम लोग कैसे बोल सकते थे, आई मस्ट मेक डिसीजन, ऐसे बोलते हैं। फिर भी इसको उल्टा दिया है, इसलिए हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि आई मस्ट मेक डिसीजन, ऐसा आना चाहिए। इसीलिए अगर इस प्रकार से उसको पोयम में दिया है तो इसका मतलब ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इन्वर्शन। यस सर। सर उसका और एक नीचे में उदाहरण दिया गया है। हाँ, पूछिए। कंपलसरी यही आएगा ऐसा नहीं है, ऐसे ये बहुत सारे हैं, मैंने बताया ना आपको, इसमें सिमिली है, सर, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। आपको फिगर ऑफ स्पीच समझ में आता है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? यस सर। क्या होता है? तो
फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पोएट्री बिकॉज दे एक्सप्रेस डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनरी मीनिंग। जो साधारण से मीनिंग होते हैं उसके विभिन्न रूप जो है हमारे सामने उजागर करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको अलिट्रेशन के बारे में भी बताया था, उसके नीचे ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, तो हो सकता है उसमें से कुछ आपको हार्ड लगे। ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड इसमें से सीधा सीधा समझ में ही आता है अलिट्रेशन का कि डी जो लेटर है वो रिपीट हुआ है। और लेकिन मैं जो डिसीजन आई मस्ट मेक, ये इन्वर्शन में मैंने बताया कि ये जो सीधा सीधा लिखना चाहिए था, तो ये लाइन जो पोयम है, पोयम का और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि डिसीजन ये शब्द उन्होंने पहला जो लास्ट में आना चाहिए उसको पहले डाल दिया है, तो इसलिए उसको इन्वर्शन कहा जाता है, उसको व्युत्क्रम कहा जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही सिमिली है, मेटाफर है, उसको भी आपको पढ़ के रखना है। ठीक है ना। उसका उदाहरण और नीचे मैं दिया हूँ, ये ओवर द ब्राउन फील्ड्स दे डांस, ये एक नीचे वाला, ये देखिए ओवर द ब्राउन फील्ड्स दे डांस एंड फ्लू, ये वाला। तो ये सीधा सीधा ऐसा होना चाहिए था कि ये देखिए इट शुड बी दे डांस एंड फ्लू ओवर द ब्राउन फील्ड्स, इस तरीके से उसकी शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टी शुरुआत की है, इसलिए ये इन्वर्शन। ठीक है। और कोई सर ग्रेट डिस्ट्रेस मतलब? ग्रेट डिस्ट्रेस मीन्स ग्रेट सरो, कि भारी पैमाने पर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, दुख का सामना कर पड़ सकता है। डिस्ट्रेस मतलब सारो, पेन, दुख, दर्द, समझे ना। यहाँ पर ग्रेट, मैं पोयम की ओर जाता हूँ। ये देखिए, ये समझना है, ये पहले से ही आपको पोयम के सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, ये देखो यहाँ पर आपके पोयम से, इसके बुक से ही लिया गया है। डार्कन को क्या दिया गया है, यहाँ पर बोल्ड में दिया गया है, थोड़ा सा उसको डार्क करके दिया गया है, तो इसे कि ये डिफिकल्ट वर्ड्स को आप पहले से समझना है। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब कि सारो, पेन। ग्रेट डिस्ट्रेस मतलब बड़ा दुख, बड़े दुख का सामना हमें करना पड़ सकता है अगर हम लोग बुरे रास्ते पर चलेंगे तो। और आपको ये जो 5 मार्क्स है किस तरीके से आते हैं ये समझ में आए क्या? ये देखिए, ये 5 मार्क्स इस तरीके से आएंगे, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी रहेंगे, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। ये 2 भी रह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, या 4 भी रह सकते हैं। मैच द फॉलोइंग भी इसमें आ सकता है। ठीक है ना। और कोई सवाल? ओके। हेलो, और कोई पूछना चाहता है? हेलो सर, मुझे क्वेश्चन 3 का बता दीजिए सर, वो नहीं समझा। क्वेश्चन 3 में पोएटिक डिवाइस, इसमें देखो ये जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखा है एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस, यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये काव्यमय योजना कवि की यहाँ पर हमें पता चलती है, एक ही मार्क्स रहता है। 3 टाइप के प्रश्न आते हैं इसमें। राइमिंग वर्ड, पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स आपको लिखना पड़ सकता है, ये वाला यहाँ पर एक तो राइमिंग स्कीम आपको लिखना पड़ सकता है। राइमिंग स्कीम यहाँ पर मैंने आपको अभी बना करके दिया था, ABCB, ये जो पोयम है आपका, इसका राइमिंग स्कीम ये देखो, इसका राइमिंग स्कीम क्या है, ABCB, बराबर ना। ABCB राइमिंग स्कीम है इसका, बराबर। और इसमें से राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से है, मेक, टेक, सक्सेस, डिस्ट्रेस। इसमें से आपको ज्यादा डिफिकल्ट जा रहा है, मुझे लगता है कि फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझना है। हर एक फिगर ऑफ स्पीच का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो अलग अलग होता है, अलिट्रेशन का अलग होता है, पर्सोनिफिकेशन का अलग अलग होता है। अभी अपने पास तो ये इतना समय नहीं है, वो बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ 8-10 जो मेजर है वो आपको करके रखना है, बराबर ना, 1 मार्क्स के लिए। तो 3 ही टाइप के प्रश्न इसमें आ सकते हैं। एक तो राइमिंग पेयर आपको जुड़ाने का हो सकता है, राइमिंग स्कीम आपको लिखने का होता है। राइमिंग स्कीम कैसे लिखने का, बहुत से बच्चे वो नहीं करते, वो भी मैंने आपको बताया कि जैसे पहला जो लाइन है, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, इसको मैंने ए दिया। इसका लास्ट आप वर्ड देखिए, बिगिनिंग है, तो दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड मेक है। ये दोनों, इसका जो साउंड है वो जुड़ता नहीं है, इसलिए मैंने दूसरे को बी दिया, तीसरे को मैंने सी दिया, क्योंकि इसका भी मेक के साथ और बिगिनिंग के साथ जुड़ता है। लेकिन चौथा जो है, फोर्थ लाइन, द रोड दैट आई विल टेक, ये टेक मेक के साथ जुड़ता है, तो मेक को मैंने बी दिया था, तो टेक को भी मैंने क्या देने वाला हूं, मैं बी दूंगा। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका राइमिंग स्कीम क्या होगा, ABCB।
इस तरीके से आपको लिखना है। अगर राइमिंग स्कीम पूछता है तो एक ही लिखने का होता है, ABCD, इतना ही लिखने से आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग वहीं पे कठिन समझ के बैठे हो कि फिगर ऑफ स्पीच ही पूछेगा। फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत आसान है, वो भी कठिन नहीं है। आप उसको इसकी प्रैक्टिस करना है घर में अच्छे से, फिगर ऑफ स्पीच की, ठीक है? तो 3 टाइप के प्रश्न इसमें आएंगे। राइमिंग, पेयर जुड़ाना होगा, आपको लगाना होगा, जैसे कि मेक, टेक और सक्सेस और डिस्ट्रेस, ये 2 है यहाँ पर पेयर। और दूसरा है इसका राइमिंग स्कीम ABCD। और यहाँ पर आ सकता है प्रश्न जो अभी आया है, वो था ये वाला, ये डिसीजन आई मस्ट मेक और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड। पहला इन्वर्शन है और दूसरा अलिटरेशन है। उसको भी मैंने स्पष्ट किया हूँ इन्वर्शन कैसे, कि आई मस्ट मेक डिसीजन होना चाहिए, तो डिसीजन आई मस्ट मेक। तो इन्वर्शन में होता क्या है कि यहाँ पर इन द करेक्ट पोस्ट प्रोज ऑर्डर वी हैव टू अरेंज देम, बराबर है? इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर सही तरीके से नहीं होता है, उसको उल्टा पुल्टा करके ऑर्डर उसका लिखा होता है, तो उसको हम लोग इन्वर्शन कहेंगे, या तो हम उसको व्युत्क्रम कहते हैं हिंदी में, ठीक है? और कोई सवाल? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर A2 वाला है ना, क्वेश्चन वाला समझ में नहीं आया मुझे यार। A2, हाँ सर, एक A2 A2 वाला वाला, ये क्वेश्चन। वाला, हाँ सर। ये वाला। हाँ सर। यहाँ पर क्या देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, यहाँ पर ये जो वेब है ना, ये वेब यहाँ पर ये मैं लिया हूँ, ये यही आएगा, ऐसा नहीं कोई भी आएगा। यहाँ पर बीच में क्या दिया है वो पढ़िए पहले, द रोड ऑफ लाइफ लीड्स टू, जीवन का जो रास्ता है आपको कहाँ लेकर जाता है। ये जो सेंटेंस यहाँ पर दिया है उससे रिलेटेड 2 वर्ड्स कहाँ पर लेकर जाते, तो कभी उसमें उस रास्ते की ओर हमें रेफर करता है। यहाँ पर देखिए, अभी जीवन का रास्ता कहाँ लेकर जाते हैं, ये पोएम में ढूंढो। आई कैन चूज टू टेक द लाइफ ऑफ रोड, द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, मतलब पहला आंसर है ग्रेट सक्सेस। एंड और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, मतलब आंसर है पहला ग्रेट सक्सेस और दूसरा ग्रेट डिस्ट्रेस, बराबर ना? अब यहाँ पर आप देखिए उसका आंसर मैं यहाँ पर 1 मिनट, ये देखिए उस पोयम में ही लिखा है कि जीवन का रास्ता हमें 2 तरफ लेकर जा रहा है, एक सक्सेस की ओर, एक डिस्ट्रेस की ओर, मतलब एक हमें सुख की ओर लेकर जाता है और एक रास्ता हमें दुख की ओर लेकर जाता है। देन वी हैव टू चूज द बेस्ट वन, हमें चुना है हमारे लिए कि अच्छा रास्ता कौन सा है। अब समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? हेलो? हेलो ओके, सर। हेलो। हाँ बोलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने जो थर्ड एग्जांपल पोएम का दिखाया ना, एक बार फिर से दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेने हैं। मैं एक काम करूँ ना, मैं ये ग्रुप पे भेजता हूँ, ग्रुप में मैं भेजता हूँ स्क्रीनशॉट। कौन सा थर्ड? हाँ एक सर। मिनट, एक मिनट, ये वाला, ये वाला, हाँ नहीं ओके सर, जो लीजिए। फर्स्ट पोएम सेकंड पोएम हो गया, फिर थर्ड पोएम से स्टार्ट होता है ना, वो वाला एग्जांपल नंबर थर्ड से पोएम, इसके ओके आगे ओके, 1 और मिनट। आगे से और आगे। हाँ ये इसके पीछे स्टार्ट होता है। हाँ यही एक मिनट, एक मिनट, सर, एक इसके मिनट, के एक मिनट, पीछे ये के वाला पीछे। कहाँ से है मैं बता दूँ आपको। हाँ ये वाला यहाँ से हाँ है। सर। ये लास्ट वाला जो है मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, वो वैसा ही है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ ये सर। इसका पहला है, पहला पेज है इसका ये, ओके। ये वाला दूसरा, ये पोयम है। हाँ यस सर। ये कौन सी फिर इसके पोयम है? द बाद वर्ड इज माइन वाली पोयम है ये। हाँ हाँ, यस और सर। इसके बाद वाला ये लास्ट, ये देखिए, ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ओके हेलो सर। स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड टुडे। ओके, क्या प्रॉब्लम है बोलिए। सर ये जो आपने ये दिखाया स्क्रीन स्क्रीन वो ग्रुप पे आप भेज सकते हो? हाँ ग्रुप में भेजूंगा ना, ग्रुप में भेजता हूँ, ओके सर, थैंक यू सर। ग्रुप में भेजता हूँ, हाँ ग्रुप में भेजता हूँ। ओके ओके, वेलकम। ओके, हेलो, हेलो सर। शीतल सर, हेलो,
हेलो, शीतल सर, हेलो, शीतल सर, हेलो, हेलो, अच्छा बच्चों, आपका नेक्स्ट क्लास का समय हो गया है। शीतल सर, हेलो, शीतल सर, आवाज आ रहा है? हॅलो, आवाज हेलो, येतोय सर? हा, हाँ माझा सर, आवाज गेला होता. ठीक आहे सर. ओके ओके अच्छा अच्छा, ओके सर, ठीक आहे ओके. सर. बंद करतोय रेकॉर्डिंग.